लॉन्ग केस है तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें किस तरह से एग्जामिनर्स कैसे क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ होती है, होती थी पहले। तो थोड़ा इस अटेम्प्ट में ना सिनेरियो समझने में और तब समझ नहीं आ रहा था कि एग्जामिनर क्या सुनना चाह रहे हैं और किस तरह से वो मतलब चीजों को अप्रोच करना है। Okay. थोड़ी मुश्किल हुई थी समझने में, और शायद एग्जामिनर्स का भी फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इस वजह से उनको भी क्लियर नहीं था कि कैंडिडेट से क्या सुनना चाह रहे हैं वो, या तो उनके पास एग्जैक्ट जो की लिखी हुई थी वही एग्जैक्ट अगर कैंडिडेट ने बताया तो ठीक है, उसमें जो है वो मार्क्स मिल गए। अगर थोड़ा इधर उधर हो गए तो वो बहुत एक तरह से ना इस तरह पोक करते थे कि कैंडिडेट बहुत परेशान हो जाता था कि चीजें सब जो है वो माइंड से निकल जाती थी। ओके नहीं, इसमें देखो ये बात तो आपकी आई टोटली एग्री कि जी वाला एग्जाम जो था ये फर्स्ट टाइम आपका भी था और जो एग्जामिनर्स का भी था, लेकिन एग्जामिनर्स का एक चीज में थोड़ी सी आसानी उनके लिए थी कि उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ की थी जिसके अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू मार्क यू, जो जो कैंडिडेट बोल रहा था। अब उसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो जो हमारी इसकी 5 डोमेन्स हैं उसके बारे में आपको पता, जिसमें उन्होंने आपको मार्क किया है कैटेगरी के जी अंदर रहते हो, वो जी कौन कौन सर। सी? सर जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग का था, हमने तो इसी उसमें प्रिपरेशन की थी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल नॉलेज और क्या थे कुछ और पॉइंट्स थे, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या कम्युनिकेशन विद कोलीग्स, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स। तो इसमें ना जो सिनेरियोस बनाए हुए थे उसमें मतलब ये क्लियर नहीं था कि कहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है और कहाँ पे नहीं करनी, या तो सारे सिनेरियोज में थे, लेकिन पॉइंट्स ना थोड़ा क्वेश्चंस को समझने में मुश्किल हो रही थी। जैसे हमारे पास स्टेशन था, मोलार का स्टेशन था, उसमें केस ये था कि पेशेंट जो है वो 2 weeks बैक patient had molar pregnancy and she had suction evacuation 2 weeks back. Now she has presented with few reports. तो रिपोर्ट्स तो उसमें मेंशन नहीं थी, लेकिन उसमें ये था कि नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछना है या हमने एग्जामिनर से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर ऑब्वियसली मतलब एग्जामिनर के क्वेश्चन का वेट किया तो एग्जामिनर ने कहा आप कुछ आंसर नहीं कर रही है, क्या करेंगे आप? मैंने कहा मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। तो शी सेड कि नहीं आपने क्या करना है, आप बताएं आप कैसे करेंगी, इस तरह ना थोड़ा। तो मैं थोड़ी मतलब परेशान हुई, मैंने कहा अच्छा 2 weeks बैक लाइक उसमें था। तो अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी थी या नहीं करनी थी वो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, या फिर कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, और ये ना थोड़ी क्लियर नहीं थी चीजें। देखो उसके लिए तो बड़ा आसान चीज है। आई अंडरस्टैंड कि अगर उस पर लिखा हुआ है कि आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर और आप जाके 2 मिनट के बाद उसके सामने आके बैठ जाते हो और विद इन फ्यू प्रॉब्ली 3-5 सेकंड्स के अलावा अगर वो आगे से नहीं बोलते जो भी एग्जामिनर है, देन ऑफ कोर्स टाइम तो आपका है, आपने तो उसी टाइम लिमिट के अंदर उसको जवाब देने हैं। अगर जो जो टाइम गुजर जाएगा तो गुजर जाएगा, तो व्हेन देन दैट इज योर ओनर्स कि आप वहां से फिर आप स्टार्ट करो कि जी मुझे सिनारियो मिला है जिसके अंदर, क्योंकि वो रोल प्ले तो नहीं है, जिसमें जो मेरी पेशेंट है उसकी मोलर हुआ है, तो देन ऑफ कोर्स वो कन्वर्सेशन आगे स्टार्ट हो जाएगी। या जो अगर उसकी शी हैज कम बैक विद क्या कहते हैं फ्यू रिपोर्ट्स, तो आप कह सकते हो कि जी कि जो आप रिपोर्ट्स जो हैं कैन यू शेयर द रिपोर्ट्स विद मी, मैडम सर जो भी बैठे हैं आगे, तो उसी से आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। फिर जब आप रिपोर्ट्स ले लोगे उसके देन दे विल बिल्ड अप ऑफ काइंड ऑफ उसी के ऊपर से उन्होंने उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्ली देन स्टार्ट
क्वेश्चनिंग यू है, फिर आप उसका आंसर कर दो। लेकिन यू हैव टू गिव योर सेल्फ विद, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 सेकंड देते हो थोड़ा सा अपने आप को रिव्यू करके बैठ के। अगर आप दोनों ही खामोश बैठे रहोगे तो टाइम तो गुजरता जाएगा, एंड दैट टू वेट। सर यही पूछा था, एग्जामिनर को यही बोला था कि आई वांट टू सी द रिपोर्ट्स, कि क्या हाँ, रिपोर्ट्स आई है पेशेंट। तो शी वाज सेइंग कि यही आपके पास सिनेरियो है, आप बस बताएं कि आप क्या करेंगी। तो आप मैंने कहा मैं यू कैन रिपोर्ट्स स्टार्ट अप। देखूंगी नहीं कि नहीं नहीं, देखो बेटा, अगर वो कहते हैं कि जी आप क्या करेंगी, तो आप यू स्टार्ट विद दिस के जी कि मैं पेशेंट को पहले तो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करोगे ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये वही पेशेंट है जिसकी रिपोर्ट्स आपकी आ गई। आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी आपको होगी जी, आई टेक हिस्ट्री। हिस्ट्री में पूछेंगी जी कि हाँ जी, हिस्ट्री में आपके कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग में चला जाएगा। यू गेट माय पॉइंट कि नहीं समझ आई? नहीं सर समझ आ रही नहीं आई? है। सर समझ गई। हाँ, अगर वो नहीं कहती कि जी यही इन्फॉर्मेशन है, आप कहोगे अच्छा जी पहले मेरे जो रिपोर्ट्स हैं मैं उसे रिकन्फर्म करूंगी, उसके बाद पेशेंट से पूछूंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट टेकिंग हिस्ट्री। और हिस्ट्री के मेरे ये मोलर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो डायग्नोस केस ऑफ मोलर है, उसकी ये है कि जी आपकी कब हुई सेक्शन इवैक्यूएशन, क्या हुई, उसके बाद 2 हफ्ते जो आपके गुजरे वो कैसे गुजरे, उसमें ब्लीडिंग थी, पेन थी, फीवर तो नहीं हुआ, एंड सो ऑन, देन इट्स काइंड ऑफ प्रोसीड्स। अब उसके बाद आगे फिर आ जाएगा किसी की, उसकी क्या हमने एग्जामिनेशन करना है कि नहीं करना, वो रिपोर्ट्स के डिपेंड आपके पास इन्वेस्टिगेशन से पहले करोगे, उसके बाद करोगे, और फिर जो भी उनको आपको प्रॉब्लम बीटा ईसीजी का लेवल ही देना होगा ना, प्रीवियस क्या था अब क्या है। और इसी में आगे प्रॉब्ली अगर 2 वीक्स के बाद आई है तो अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो प्रॉब्ली यू नीड टू डिस्कस द कॉन्ट्रसेप्शन एज वेल, कि कौन सा मेथड एडवाइस करना है, कौन सा नहीं करना, और फ्यूचर के लिए उसका प्लान क्या करना है। अगर फैमिली उसकी कंप्लीट है तो उसमें लाइगेशन की बात करनी है, सो ऑन। इट ऑल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो जो आपको मिलेगा उसके साथ। लेकिन अगर मुझे मोलर का स्टेशन आता है और मेरे पास वो पहले 2 मिनट हैं, तो उसमें जो मैं सोचूंगा वो यही सोचूंगा कि जी उसकी पहले वैल्यूएशन है कि कहाँ पे और अभी कहाँ है। कोई अगर उसकी सिम्टम्स हैं तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट, अगर सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट इज गोइंग स्मूथली, तो फ्यूचर के लिए आगे उसकी कॉन्ट्रसेप्शन प्लानिंग एंड सो ऑन, कि हमने आगे क्या करना है और कब होनी चाहिए, और उसका फॉलो अप ऑफ कोर्स। फॉलो अप ऑफ कोर्स वी नो, जब तक बीटा इसी लेवल जो है वो अपना less than 10 नहीं आ जाते, एंड फिर उसके मुताबिक फिर आगे उसकी पीरियड्स की रेगुलरिटी, दैट आल्सो डिपेंड्स उस पे, उसी के अंदर बस उन्होंने फिर आपको नंबर देने। सर मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि बिल्कुल फर्स्ट डे पे मेरा एग्जाम था, जो सिनेरियोज थे, स्टेशंस, कोई भी मुश्किल नहीं था। लाइक कि ऐसा कोई स्टेशन नहीं था कि जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन थोड़ा मुझे समझने में और आंसर करने में मुश्किल हुई। अब मतलब वेदर द रीजन वाज चेंज ऑफ पैटर्न या फिर क्या था, लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं था, प्रॉब्लम आंसर करने का और चीजों को अप्रोच करने का था। मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ। नहीं बेटा, आपका जो अ, मेरा अपना अंदाजा है, जो इतनी थोड़ी देर में मेरी असेसमेंट है, वो आपका इशू है उसको ऑर्गेनाइज करने का। ऑर्गेनाइज जो भी सिनारियो है इन दैट लिमिटेड टाइम पीरियड में, आपने उसको कैसे इंफॉर्मेशन अपने पास ऑन करनी है टू द एग्जाम, नॉट गोइंग जी लेफ्ट सर। राइट। जी उसको सर यही ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रॉब्लम और थी। उसका मैं आपको एक आसान तरीका, जहाँ तक मेरे अपना ज़हन है, वो हर किसी का थोड़ा सा पैटर्न फर्क होता है। वो हर टॉपिक के आपको तकरीबन 10 से आपके जहन में उसके टेम्पलेट्स आ जाने चाहिए कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो मैं ऐसा करूँगा। अगर मैं वहाँ बैठा, लेट्स गेट बैक टू दिस मोलर पॉइंट, मोलर पॉइंट के अंदर वही मेरे टेम्पलेट्स आप बैठ के सोच के बनाओगे कि जी कि ये 2 हफ्ते के बाद अगर आ रही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है कि उसकी पीरियड से रेगुलर अभी तक है, उसको स्पॉटिंग हो रही है, ये हो रही है, बीच में होती रही है ब्लीडिंग, पेन हुई है, फीवर हुई है। एक सेकंड, सॉरी बेटा।
हाँ, कि अगर उसको पेन, फीवर, ब्लीडिंग हो रही है तो वो दोबारा रीस्कैन करके देखेंगे कोई पीस तो नहीं रह गया, और उसका बीटा सी जो लेवल राइज हो रहा है तो क्या उसको रीवैक्यूएशन की जरूरत है या कुछ और है, या उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें आपका या कंप्लीट मोल आया है या पार्शियल मोल आया है। मोलर तो डायग्नोज है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बताओगे। फिर अगर सारा कुछ ठीक है और बीटा सी जिसका फॉल कर रहा है उसको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो अगला टेम्पलेट के अंदर आ जाएगा कि फ्यूचर के लिए उसको हमने प्लान क्या करना है और कब तक उसको फॉलो अप करना है, और आगे अगला वाला फर्टिलिटी के लिए हम उसको क्या एडवाइस देंगे, उसकी पैरिटी है उसके हिसाब से। इसी तरह हर सिनारियो जो आपका जाएगा, जैसे अगर आपको आ जाता है सब फर्टिलिटी वाला, सब फर्टिलिटी में भी उसकी टेम्पलेट्स आप इसी तरह बनाओगे कि कब से मैरिड है, उसकी एज कितनी है, पहले उसने ट्रीटमेंट क्या क्या लिया हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आ जाएगा। और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशंस अगर हो गई हैं तो क्या क्या हुई हैं, वेयर डज वी स्टैंड, एंड अकॉर्डिंग टू दोज इन्वेस्टिगेशंस, एंड ऑफ कोर्स हस्बैंड की भी इसमें शामिल है। उसके बाद हमने अगला स्टेप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे कहाँ लेके जाना। डू यू गेट माई पॉइंट? तो अब एट योर स्टेज वेयर यू आर, या बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने अगली दफा एग्जाम देना है, उसमें दे हैव टू मेक इन देयर माइंड्स और स्टार्ट मेकिंग इन देयर कॉपीज कि जी टेम्पलेट हम देख के इस क्लिनिकल सिनारियो में या इस डिजीज के बारे में क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस किस रास्ते में 1 2 3 4 5 जो होंगी वो होंगी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपको 2 मिनट पहले देते हैं जिसमें बैठ के आपने क्लिनिकल सिनारियो बैठना है, उसमें आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके देखोगे कि जी अगर मुझे ये एग्जामिनर इस साइड पे लेके जाएगा तो मैंने यहाँ तक जाना है, इस साइड पे लेके जाएगा तो मैंने यहाँ तक जाना है, अगर मुझे वो इस पे लेके जाता है तो फिर आपने उस पे लेके। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन पूछना था कि पेशेंट एक जो सिनेरियो था इनफर्टिलिटी का, आपने भी डिस्कस किया, तो इनफर्टिलिटी में ये था कि पैरा 1 year 2 थी, मैरिड फॉर 12 years और हस्बैंड वाज लिविंग अब्रॉड, बट नाउ फॉर few months they were living together and female has taken multiple times ovulation induction और still they are not conceiving। और सर उनका पेशेंट का साइकिल रेगुलर था और ये था कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन स्कैन भी बिल्कुल नॉर्मल था। 38 years फीमेल की एज थी और सर उसमें जो था उसका FSH जो था वो 18 दिया हुआ था, LH 15 था, थायराइड प्रोफाइल वो भी सब कुछ नॉर्मल था। तो सर इसको AMH हमने भी दिया था बेटा? सर AMH नहीं दिया हुआ था, वो तो फिर आपने फर्दर मतलब आप जब फर्दर प्रोसीड करना था उसमें मांगना था, तो उसमें उन्होंने AMH जो था वो 0.4 दिया था। ठीक है। तो सर एवरीथिंग वाज नॉर्मल अदरवाइज। तो सर इसको हमने इस सिनेरियो में ये POI बनता है या और मेल फैक्टर नहीं था कुछ भी, तो इस या ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी करके और वो ये कह रहे थे, क्वेश्चन ये था इसको प्रोसीड करें और साथ में इसको IVF की काउंसलिंग करें, IVF करना है या नहीं करना। तो ये तो चलिए एक अलग काउंसलिंग थी, लेकिन सर इसका डायग्नोसिस आप मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप इसको क्या 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 लेबल करेंगे? FSH was 18 and LH was 15। बेटा देखो, एक तो नंबर 1, जब मेरा ख्याल है कि मैं, क्योंकि मैंने इस सिनेरियो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मुझे इसकी मार्किंग की बात पता होगी ना, तो उसमें हमने 2-3 चीज़ वैल्यूएशन करनी है। आई वुड पुट इट नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट पे कि जो आपके हस्बैंड अगर 2 मंथ से ये हैं कि अगला कब तक रुकेंगे आप, इज ही हियर फॉर मे बी अनदर 6 months और मे बी ही इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट 5 दिनों में, 10 दिनों में, और फिर वापस कब आए। अवेलेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड एंड हाउ लॉन्ग इज गोना स्टे हियर। अगर वो कहते हैं कि जी हस्बैंड तो अब मेरा परमानेंटली वहां से वापस आ गया, अब हम इकट्ठे ही रहते हैं, द सेकंड स्टेप देन इट विल बी, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हस्बैंड जो है वो वापस जाने वाला है या जाने के लिए तैयार है, बेताब है, और अगली दफा उसने साल के बाद वापस आना है, तो फिर दिस इज अ सिनेरियो जिसके अंदर आई वुड थिंक दे विल टॉक अबाउट कि हम उसके हस्बैंड के स्पर्म्स लेके उनको फ्रीज कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इसका ये है जो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा प्रॉब्ली है, ये टेम्पलेट जाता होगा या लाइन जाती होगी, दैट वुड बी कि जी कि वो वाइफ का, क्योंकि FSH पहले आप कंफर्म करोगे कि ये सेकेंड डे पे हुआ है ऑफ द इनिशियल डेज पे, सेकेंड या थर्ड डे पे साइकिल के हुआ है कि रैंडमली हुआ है। अगर वो सेकेंड डे पे हुआ है और उसकी वैल्यू 18 आ रही है, दैट मीन्स कि उसका ओवेरियन रिजर्व इज फॉलिंग डाउन। उसको रीकन्फर्म आप करोगे 2 तरीकों से, एक आप उसका एंट्री फॉलिकल काउंट कराओगे और एक AMH कराओगे।
इन दोनों की रिपोर्ट देखने के बाद शी इज अ लाइकली कैंडिडेट विद ऑल द हिस्ट्री एंड विद दिस एफएसएच। अगर उसका AMH 0.4 आ रहा है तो हमने बाकी किसी और मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना। शी इज अ कैंडिडेट जिसमें हमने इसकी ट्यूबल स्टेटस नहीं चेक करनी। शी इज अ कैंडिडेट जिसमें हम डायरेक्टली IVF को उसको एडवाइस करेंगे अगर कुछ और नहीं है। फिर उसी वजह से उन्होंने फिर उसकी IVF काउंसलिंग का किया है। और जब IVF की इसकी काउंसलिंग की बात होगी तो वो आपकी बात ये है कि जी आप उसको एक्सप्लेन करोगे बिकॉज ऑफ योर एज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड, हमारे पास टाइम पीरियड थोड़ा है, हमारे पास जो होता है वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेल देम कि जितनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो ऐसी है कि जो हम एग्स ऑलरेडी जो ओवरी के अंदर या अंडेदानी के अंदर होती है, डिपेंडिंग ऑन विच लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक इन, अगर मैं उर्दू में से करूं कि जो हम रूटीनली करते हैं कि जो अंडेदानी के अंदर जितने अंडे होते हैं जब बच्ची कोई भी पैदा होती है उसमें वो अल्लाह मियाँ डाल देते हैं एंड विद पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ओवुलेट होके या बाहर निकलते रहते हैं। और फिर ऐसा टाइम आता है कुछ अरसे के बाद, नॉर्मली वो एज ऑफ 40 के करीब होता है कि जो अंडे रह जाते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी वो उतनी अच्छी नहीं होती। इसको उसको आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करने के लिए पेशेंट का तरीका ये होता है कि जैसे आप एक कुकी जार के अंदर सारे बिस्किट डाल दो और आहिस्ता आहिस्ता निकालने शुरू हो जाओ, जो एंड में रह जाते हैं वो टूटे हुए रह जाते हैं या वो इतने पूरी तरह ठीक नहीं होते या ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी अभी तक साइंटिफिकली अवेलेबल है, वी हैव ओनली टेक्नोलॉजी टू मेक द एग्स इन द ओवरी हु आर प्रेजेंट विच आर प्रेजेंट, उनको हम ओवुलेट करा सकते हैं या उनको रिट्रीव कर सकते हैं। पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिसमें हम नए एग्स बना सकें, नहीं सर, इसमें डायग्नोसिस हम क्या बनाएंगे? वो डायग्नोसिस भी पूछ रहे थे स्पेसिफिकली कि इसको हम हाउ विल यू लेबल दिस, डायग्नोसिस क्या है इसमें? तो हम इसमें बेटा इसको क्या आप इसमें मेरे हिसाब से जो ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में अभी नहीं गई, लेकिन ये अभी शी इज हेडिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज या इसका ओवेरियन रिजर्व कम विद ऑल दीज। जो बाकी सारी रिपोर्ट्स जब आती हैं, अगर AMH भी 0.4 दे दिया उसने, दैट मीन्स कि उसका जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम होता जा रहा है या कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम पीरियड नहीं है और नहीं। एंड दूसरा, जब आप इसकी IVF की काउंसलिंग करोगे उसी में आगे लेते हुए, उसमें भी इसका सक्सेस रेट नॉट वुड बी लाइक 35-40%, इसका सक्सेस रेट वुड बी ऑन द लोअर साइड। ये भी उसको बताना जरूरी है। लोअर तो साइड सर वुड बी ये फिर अगर हम इसको अनएक्सपेक्टेड फर्टिलिटी की तरफ भी लेके जाएं, क्योंकि एज नहीं के नहीं साथ बेटा देखो FSH ज्यादा है। रिजर्व कम हो जाते हैं ना, तो ये हाँ उस तरफ भी है कि 38 इयर्स एज है और इसलिए इसका रिजर्व कम हो गए हैं और वैसे इसको कोई इशू नहीं है। इस तरह भी हम इसको डील कर सकते हैं। और देखो अनएक्सपेक्टेड में भी और दे आर ट्राइंग फॉर, अब ये मुझे भूल गया कितने मंथ से दे वर लिविंग टुगेदर, बट 38 इयर्स एज है और पैरा 1 ही है, लाइव इशू इसके पास एक ही है, तो इस वजह से हम इसकी IVF कर रहे हैं और रिजर्व भी कम है। ये तो चले बन जाएगा, लेकिन बस मैं डायग्नोसिस अगर इसको अनएक्सप्लेन लेके चल रहे हैं तो इसका भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि फेलियर तो अभी कंफर्म नहीं हुआ और इस नहीं, इतने लेवल पे नहीं होता वो, तो अगर ग्रेटर देन 30 अगर वो इंटरनेशनल यूनिट हो तो फिर हम इसको करते हैं और वो रिपीट करके उसके बाद फिर ही हम करते हैं ना दो लेवल्स। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन शी इज द वन हु इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। शी इज नॉट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में आप इसको लेबल नहीं कर सकते इस स्टेज पे, लेकिन इसके लाइकली चांसेस हैं विद नेक्स्ट कपल ऑफ नॉट नेक्स्ट कुछ मंथ्स में शी माइट हिट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। पर इसका जो काउंट डेफिनेटली विल बी कम और क्वालिटी ऑफ एग्स जो हैं वो पुअर होंगे, उसकी वजह से इसका IVF का सक्सेस भी जाएगा नीचे कि आप उस पे हेड कर रहे हैं। शी इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट लाइन, जिसके बाद हम इसका IVF भी नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि इसका देखो, हम आपने सही कहा कि 30+ होगा तो फिर हम उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर पे लेबल कर देते हैं। अभी ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में गई नहीं, लेकिन ये जा रही है। शी इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। और सर एक और क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। पहले तो सर एक क्वेश्चन और इसमें पूछ रहे थे, वो मेरे से तो नहीं पूछा, लेकिन ये था कि व्हाट आर द न्यू एडवांसेस इन द ओवुलेशन इंडक्शन इस सिनेरियो में जिसके इस तरह से रिजर्व्स कम हो रहे हों, ओवेरियन रिजर्व्स के लिए न्यू ट्रायल्स क्या है या न्यू
उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे लड़कियों से कि न्यू रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या कौन सी मेडिकेशन है जिससे ओवेरियन रिजल्ट जो हैं वो सही हो जाते हैं। बेटा उसमें जो नई मेडिकेशंस हैं उसमें ये DHEA जो है ये आप फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए दे सकते हो पहले उससे, पर उसके रिजल्ट्स आर नॉट दैट बहुत अच्छे नहीं है कि वो दिया जा सके, लेकिन उनमें जिनमें ये क्वालिटी है POI जो आपका काम होता है उसमें फिर हम ये कुछ अरसे के लिए जब तक उसका IVF या कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसमें यही फॉलिक एसिड और ये जो आपका ये DHEA ये हम दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं, उसमें उसकी स्लाइटली जो है अगर वेट ज़्यादा है उसको कम करा सकते हैं। दे ऑल काइंड ऑफ इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ दिस। एंड लास्ट बिट, इन विट्रो मैच्योरेशन की IVM इनमें इतना नहीं आता, लेकिन इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब IVF करने हुए जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो वहाँ पे जो इवन इमेच्योर आपको एग्स मिलते हैं उनको वो पहले इन विट्रो या बाहर उनको मेच्योर करते हैं और फिर उसके साथ उसका IVF करते हैं। पर वो टेक्नोलॉजी इज नॉट अभी तक पाकिस्तान में नहीं है, बाहर जरूर कर रहे हैं लोग, स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर PCO या पॉलीसिस्टिक ओवरीज या जिसकी हाइपरस्टिमुलेशन वगैरह हो जाती है, तो उसका अर्ली पिकअप करने के बाद वो मैच्योरेशन करने के बाद देन दे कैन काइंड ऑफ यूज इट फॉर IVF इन द फ्यूचर। पर फॉर द ये वी डू नो, एंड ऑफ कोर्स इसी में अगर आपकी बात आगे चली जाती है, इसी पेशेंट इसी तरह आ जाता है, एक आपका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाला आ जाता है, या उसका आपको IVF का अगली दफा सिनारियो आ जाता है जिसमें उसका फॉल ऑफ हो गया है या उसमें स्टिमुलेशन की उसमें एग्स नहीं मिले, अब वो दोबारा आपके पास आ गई कि जी हमने आगे क्या करना है, तो उसके अंदर फिर यही कि हम उसकी मेडिकेशन रिव्यू करते हैं। मे बी अगर उसको डोजेज कम मिली हुई हैं, अगर क्या कहते हैं अगर हमें डोजेस कम मिली हुई हैं तो उसमें फिर हम उसकी डोज इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर बिल्कुल ही स्टिमुलेशन नहीं है और उसका FSH और AMH, FSH बहुत ज़्यादा है और AMH बहुत कम है, then you might even talk about donor जो एग्स हैं वो ऑफ कोर्स यू कैन सेल देम, क्योंकि पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, वो फिर एक्सप्लोर खुद कर लें कि पाकिस्तान से बाहर कहाँ पे होती हैं, जाके वो करें। सर थैंक यू सो DHEA मच कैसे देते हैं सर? जी बेटा, DHEA कैसे, किस डोज में और किस दिन से 1+1 सुबह शाम फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months time continuously. फ्रॉम एनी डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल Oh, साइकिल? and हाँ, it doesn't have to do with the cycle, ये break through या withdrawal नहीं कराती, ये कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, सर ओके, एंटीऑक्सीडेंट टाइप है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ AMH? मुख्तलिफ बुक्स में ये डिफरेंट लिखी हुई है। सॉरी बेटा, द रेंज, नॉर्मल रेंज ऑफ AMH। AMH की नॉर्मल रेंज, जी एक सेकंड बेटा, सॉरी मैं need to take this call. देखो वो डिपेंड करता है कि उसके आगे किस में, अगर वो नैनोग्राम पर ml के हिसाब से है तो आई थिंक इट इज बिटवीन 1 to 4, लेस देन 1 जो है वो ठीक है। अगर वो पिकोग्राम में है फिर मेरा ख्याल है वो आता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन चेक कर लेना, क्योंकि हमारी तो जहाँ लैब जो है ये नैनोग्राम में देती है, 25 से ऊपर होता है मेरा ख्याल है जो इट बिकम्स गुड। अगर पिकोग्राम पर मोल में हो रहा है तो फिर वो मेरा ख्याल है 5+ है, 5 से ऑनवर्ड्स होता है, 15 या 20 है शायद, और जो हम यहाँ पे दे रहे हैं देख रहे हैं नैनोग्राम वाला, उसमें इट इज बिटवीन 1 to 4 per ml. Sir, what is the dose of DHES? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, dose of DHES. डोजेज बेटा उसकी है 1+1 सुबह शाम कंटिन्यूसली।
हेलो जी, सर, अगर किसी का AMH जो है वो बिलो लाइक लेस देन 0.5 आ रहा है तो उसका IVF का सक्सेस रेट कितना होगा अगर हम IVF की तरफ लेस देन प्रोसीड करें? 5%, लेस देन 5%। ओके, थैंक यू। चलें, अगर एनी अदर क्वेश्चंस इसमें हैं? हेलो जी, सर, ये बता दें कि हमारे पास एक सिनेरियो था, उसमें फीमेल का सब कुछ नॉर्मल था, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं की हुई थी, और मेल का जो स्पर्म काउंट था उसमें सिर्फ मोर्टेलिटी कम बताई हुई थी 10%, बाकी सब कुछ ठीक था, और जो ल्यूकोसाइट थे ना वो भी नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहे थे, लाइक उन्होंने नॉर्मल रेंज लिखी थी 5 से 15 और उसकी जो ना 6 ल्यूकोसाइट्स आ रहे थे, तो इसमें फिर हमें इक्सी कहना था या IVF का बताना था? बेटा इसमें इक्सी एज होगा। फीमेल की 37 थी। नॉर्मली जितने सेंटर्स अब हैं उनमें IVF नहीं होता। 99% जो प्रोसीजर्स हमारे अब होते हैं वो इक्सी ही के होते हैं। जिसमें मोटिलिटी इसमें कम है उसमें डेफिनेटली फिर आप उसका इक्सी करोगे, नॉट IVF। IVF जनरली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन में IVF की ज़्यादा मतलब उनको समझ आ जाती है कि IVF है क्या। इक्सी कहते हैं तो वो एक नया कहानी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नॉर्मली लैब्स जो जितनी अच्छी लैब्स हैं वो इक्सी ही करती हैं, IVF आप कोई भी नहीं करता। लेकिन स्टार्ट क्योंकि IVF से हुआ था, इसकी मशहूरी IVF के नाम पे है, इसलिए वो IVF होती है। ठीक है सर। ठीक, तो बेटा मुझे आई थिंक हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, तो if कोई और क्वेश्चंस नहीं है then we'll wrap up this class. सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, एक पेशेंट थी और उसका जो था हमें सिंपल एक स्कैन दिया हुआ था और उसकी जेस्टेशनल एज जो थी LMP के अकॉर्डिंग 28 थी और जो स्कैन था उसमें 26 + 2 वीक्स दिया हुआ था। अभी एक स्कैन पे तो हम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते थे कि IUGR है। मैंने उन्हें कहा 28 वीक्स पे थी, मैंने कहा मैं डॉक्टर करवाऊंगी। एग्जामिनर ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, हालांकि रोल प्लेयर का सेशन था। एग्जामिनर बहुत इंटरप्ट कर रही थी, कहती मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना महंगा स्कैन करवाऊँ। मैंने कहा मैं आपको 2 वीकली स्कैन करवाऊंगी। आप उसने कहा ना मेरे पास इतना टाइम है ना इतने पैसे हैं कि मैं आपके पास 2 वीकली आऊँ। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अपने करीबी जो है जो भी डॉक्टर है उनके पास दिखाती रहे, अपने ब्लड प्रेशर चेक करवाती रहे। इनकेस अगर आपको कोई बच्चे की हरकत कम, फीटल की काउंट चार्ट का बता दिया कि अगर आपको मूवमेंट कम फील हो या कोई मसला हो, लीकेज हो या ब्लीडिंग हो, तो आप हमारे पास आ जाएं। उसके बाद उसने कहा कि आप डिलीवरी किस तरह से प्लान करेंगे इसकी। उस वक्त बेल बज गई थी, तो सर इसकी डिलीवरी हम किस तरह से प्लान करेंगे? 37 इसमें इंडक्शन देंगे? बेटा वो तो इट विल डिपेंड अपॉन कि वो 28 से 37 तक क्या हालात होते हैं उसके। अगर IUGR एलिमेंट आ रहा है तो उसके ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू वो तो करोगे। अगर उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है ज़ाहिर है उसके हिसाब से करोगे। सब खैर खैर अगर बच्चे की उसका मूवमेंट नहीं देखो ना, अगर उसका ओलिगोहाइड्रोमियाज है तो उसके हिसाब से आप करोगे। तो इन सब चीज़ों को करते हुए देखने के बाद आप करोगे। लेकिन मेरा अगर ख्याल है कि जी के अगर आपको एग्जामिनर ये कहती हैं कि जी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका डॉपलर कराएंगे इस स्टेज के ऊपर, तो मेरा वन ऑफ द आंसर्स विच मेरे दिमाग में आता है, आई डोंट नो कि वो की पे है कि नहीं है, आप कह सकते हो जी कि हमारे सेटअप में डॉक्टर फ्री होता है, हम आपका फ्री करवा दें। गवर्नमेंट सेटअप में फ्री नहीं होता, उसमें कौन सा ठीक है चार्ज सर। करते हैं वो? आपके जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कौन सा डॉक्टर का वो चार्ज करते हैं? जी सर। कितना चार्ज करते हैं? सर पता नहीं, लेकिन सब कुछ चार्ज ही होता है। नहीं, वो तो प्राइवेट सेटअप्स में डेफिनेटली होता है, लेकिन व्हाट अबाउट इन जो आपके गवर्नमेंट सेटअप है वहाँ पे स्कैन्स और डॉक्टर्स, आई डोंट थिंक सो दे आर चार्ज। सर अगर वो free कह of रही हैं कि सर अगर वो कह रही हैं कि अभी मैं 2 वीक्स का वेट नहीं कर सकती, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 3rd परसेंटाइल से अगर कम है तो फिर IUGR है। अगर सिंगल उसका मतलब 28 वीक्स पे है और वो 26 आ रहा है, उसका वो अगर उसी पे डिसाइड करना है कि वो IUGR है या नहीं, तो फिर बेटा हम उसका सर परसेंटाइल एक रीडिंग को कैसे करेंगे? नहीं देखो, एक अल्ट्रासाउंड पे अगर पिछले वाले नहीं आपके पास, यू कैन नॉट लेबल द पेशेंट एज एन IUGR। जो आपका 28 वीक्स का स्कैन जितने भी होते हैं उसके आगे, क्योंकि वो सेकंड ट्राइमेस्टर के आपके अगर स्कैन है तो उसके आगे लिखा होता है ±1 वीक या 2 वीक्स। अगर उसके 2 वीक्स निकाल देते हैं उसमें से तो इट बिकम्स नॉर्मल। लेकिन सिर्फ वो नहीं, आप 2 चीजें कर सकते हो। नंबर 1, इसकी इको लाइकर
नॉर्मली आईयूआर में होता है क्या, लाइकर काम होता है, और दूसरा मिडल सेरेब्रल आर्टरी। उसको आप रिव्यू करके देख सकते हो कि जी कि क्या उसमें ब्लड फ्लो की ज़्यादा तेज तो नहीं होगी, ब्रेन स्पीडिंग इफेक्ट तो नहीं आ रहा। उसमें लेकिन maybe सर सर इस सिनेरियो में जिसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं थी ना, वो मेरे पास आने को तैयार थी ना, वो अल्ट्रासाउंड करवा रही थी ना, मुझे डॉपलर आप दे रही एडमिट थी। कर लेते। देखो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, फिर आप कहते हैं जी ठीक है फिर आप नहीं आ सकती, नहीं जा सकती, फिर आप मेरे पास एडमिट हो जाए, हम आपको फॉलो अप करके उसके हिसाब से देखते रहेंगे। सर एडमिट का ऑप्शन मैंने नहीं दिया उसको, लेकिन जिसने सिंपल एक स्कैन दिया देखो जो पेशेंट उसमें कहती है कि मैं इतनी दूर से नहीं आ सकती, मैं ये नहीं करा सकती, मैं वो नहीं करा सकती, हम एज ए क्लिनिशियंस हमने तो उसको एक ऑप्शंस देनी है ना। फर्स्ट ठीक है सर। ऑप्शन इज दैट कि जी कि आपने कहा कि जी हम इसका इस स्टेज के अंदर अगर हमने कुछ नहीं करना, देखो अगर मेरे पास एक 28 वीक्स पे है और उसकी पैरामीटर्स 26 के वीक्स के आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, लाइकर उसका ठीक है, कोई और इशू नहीं है, तो मैं उसे कहूंगा जी आपने 2 वीक्स के बाद दोबारा स्कैन करके आना है। इट्स एज सिंपल एज दिस। अगर उसकी लाइकर कम आ रहा है उस टाइम, या कोई और इसमें इशू आ रहा है, या उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो फिर मैं कहूँगा जी आप एडमिट हो जाएं, हम इसको सारी पहले एवेल्युएट कर लें वेयर वी स्टैंड, और फिर हम आके आके करें। लेकिन सर सब कुछ नॉर्मल एक्सक्यूज मी सर, सर कितने वीक्स की डिस्क्रिमिनेशन आ रही हो तो हम उसको कहते हैं कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मतलब कितने वीक्स की आ रही हो, मतलब अगर 2 वीक्स तो हम नॉर्मल में काउंट करते हैं ना। नहीं देखो जो हमारे इसकी ये कंफर्म कर लो रेडियोलॉजिस्ट से, लेकिन जहां तक मुझे याद है फर्स्ट वीक में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 वीक का डिस्क्रिपेंसी इज ओके, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 वीक्स की डिस्क्रिपेंसी फाइन, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 3rd वीक की डिस्क्रिपेंसी इज काइंड ऑफ देथिंग को। लेकिन ये होता साथ आपने अपनी क्लिनिकल असेसमेंट नहीं करनी, ये तो वीक्स के हिसाब से होगी, उसकी फंड लाइट देखनी है, उसका लाइकर देखना है, बाकी सारी चीजें उसके पैरामीटर्स देख के फिर आप लेबल कर सकते हो कि क्या नहीं वो नहीं है। अगर एक पेशेंट है जिसमें ये 2 वीक की डिस्क्रिपेंसी आ रही है, लाइकर उसका कम है और उसकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर फ्लो ज्यादा है, तो वो तो आपका वही लेबल हो गया कि जी इसको IUGR हो रहा है या हो चुका है, उसमें फिर आप 2 हफ्ते नहीं इंतजार करोगे। जिसके अंदर लाइकर भी ठीक है, पेशेंट ये है, और ओवरऑल ग्रोथ भी देखनी है आपने ऑफ कोर्स कि जी उसकी जो बाकी सारे पैरामीटर्स हैं इसकी, क्योंकि वो हर अपना BPD से भी नापते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से भी नापते हैं, फीमल लेंथ से भी नापते हैं, उन तीनों के अभी पैरामीटर्स को आपने कंपेयर करके देखना। अगर तीनों ही एक साइड की ही पैरामीटर सारे इकट्ठे दे रहे हैं तो वो एक अलग कहानी है। अगर फीमल लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का फर्क आ रहा है 2-2, 3-3 हफ्ते का पिछले तरफ से आ रहा है, फिर वो आपने इवेल्युएशन एंड ऑफ कोर्स उसमें फिर एनॉमलीज एंड बाकी सारी चीजें भी आ जाती है, उसमें इंसिडेंस ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन होने का या उसका होने का वो बढ़ जाता है। सर अगर सब कुछ नॉर्मल है, उससे हमने SGA कंफर्म है, तो फिर इसको हम स्पॉन्टेनियस पेन का वेट करेंगे, इसको भी 37 वीक्स में इंड्यूस करेंगे। नहीं अगर बेटा सब कुछ आ रहा है, पेशेंट कंप्लायंस है, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, उसका लाइकर भी ठीक है, बेबी भी ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में भी अगर सारी SVDs हैं या प्राइमरी ग्रेविड है, और उसका अकॉर्डिंग टू दैट अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑफ कोर्स देन यू कैन टेक इट एट अप टू इवन 40 वीक्स, फिर व्हाई 37 वीक्स। ठीक है उसकी सर। डिस्क्रिपेंसी में, फीमल लेंथ में, उसमें या लाइकर में कोई इशू आ रहा है, फिर ऑफ कोर्स फिर आप 37-38 पे उसको डिलीवर करने का प्लान करो। लेकिन सर अगर उसका IUGR कंफर्म हो गया और उसके पैरामीटर्स कम आ रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, डॉपलर भी ठीक है, फोर्टनाइटली हम डॉपलर करवा रहे हैं, तो तब भी हम लोग उसको टर्म तक लेके जाएंगे या 37 पर डिलीवर करा देंगे? वहाँ पे 37 पे डिलीवर कराओगे। अगर आपका IUGR कंफर्म्ड है, देयर इज नो गाइडलाइन व्हिच सेज कि अगर आपने एक बार डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट इज IUGR, then you take that beyond 37 or 38 weeks. इवन जहाँ की वो नर्सरीज या उनकी न्यूनेटल केयर बहुत अच्छी है, वो तो इसको 35-36 पर कर देते हैं डिलीवर। Rather, IUGR means कि baby is for any reason not getting a proper nutrition inside the mother's womb, और उसको भी फर्दर आगे उसके 37 बियॉन्ड लेके जाने की जस्टिफिकेशन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। सर इसमें अनश्योर ऑफ डेट को भी तो रूल आउट करेंगे ना? जी बेटा, अनश्योर ऑफ डेट को श्योर करने के लिए भी बेटा तो इसमें आप अनश्योर ऑफ डेट्स को भी करोगे, एनॉमलीज को भी करोगे, IUGR को भी करोगे, 3 चीजों को करोगे।
सर ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल भी तो हो सकता है बच्चा। बिल्कुल हो सकता है, वो तो जब आप अनश्योर और डेट्स का सब कुछ निकाल दिया तीनों, और उसके जी। पिछले अल्ट्रासाउंड भी रिव्यू करोगे, उसके हिसाब से अगर वो ठीक चल रहा है तो चलने दो। सर जब तक डॉपलर अल्ट्रासाउंड में चेंजेस नहीं आती तब तक तो हम आईयूजीआर लेबलिंग नहीं कर सकते ना। मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप कर भी सकते हो कि अगर उनके पैरामीटर्स इतने ज्यादा हैं, जैसे लाइकर बहुत कम हो गया, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस भी उसके साथ बाकी सारी चीजें भी देखनी है। सिर्फ एक पैरामीटर पे तो नहीं बेटा करोगे ना, बाकी पैरामीटर्स को भी आपने रिव्यू करके उसको देखना। सर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल हो फिर तो हम स्पॉन्टेनियस का वेट करेंगे ना। यस ऑफ कोर्स, जी। अगर आपका डायग्नोसिस कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल है। और सर ये जो इक्सी है ये पार्ट ऑफ आईवीएफ ही है ना, मतलब आईवीएफ के दौरान ही हम इक्सी करते हैं ना। जी बेटा, या आईवीएफ होता है, आईवीएफ और इक्सी में डिफरेंस ये है, जी सर। आईवीएफ के अंदर आप पेट्री डिश के अंदर एग छोड़ देते हो और उसके इर्द गिर्द स्पर्म छोड़ जाते हो, तो फिर वो खुद ब खुद फर्टिलाइज करते हैं नेचुरली। जी सर। इक्सी के अंदर आप माइक्रोस्कोप के नीचे एग पकड़ते हो, वहां से आप स्पर्म लेते हो, स्पर्म की टेल काटते हैं हम, और उसका हेड लेके वो खुद इंजेक्ट करते हैं इनसाइड द एग। जी सर। और फिर छोड़ देते हैं, फिर वो फर्टिलाइजेशन आगे उसका प्रोसेस जिस तरह होता है वो आगे चलते रहता और आगे उसी तरह से कि हम डे 5 पे उसको जो है है। यस, ट्रांसफर करते उसको फिर इंक्यूबेटर में रखा जा सकता है, फिर उसको देखते हैं वो अपने अपने टाइम के हिसाब से, अगर उसकी ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स आगे चले। सर जो आपने DHE का बताया था वो किस चीज के लिए था कि वो जो ट्रीटमेंट बेटा हम लोग ले रहे जिनमें ओवेरियन सॉरी एग्स की क्वालिटी बुरी हो, या जिसमें थोड़ा सा FSH या AMH लो हो, उसमें आप एम्पेरिकली देते हो, पर दैट इज नॉट अ गाइडलाइन, या जिसमें अभी तक वो नहीं है, लेकिन दे आर इन ट्रायल बेसिस, पर उससे कोई मेरे अपने अंदाजे से कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता, या अभी तक वो सच रिकमेंडेशंस में नहीं है, पर वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आप दे सकते हो। सर ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि पेशेंट अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के साथ है और 2 इयर्स हो गए उसकी शादी को, तो फिर हमने उसको कैसे प्रोसीड करना। कितने सर years हो गए? अनएक्सप्लेन्ड सर 2 इयर्स। उसका बेटा मेरा तो अंदाजे से आप उसका वही जो वर्कअप है वो सारा कराओगे, उसकी ट्यूबल स्टेटस चेक करोगे, अगर उसका ट्यूबल स्टेटस और हस्बैंड स्पर्म्स और सारा कुछ पैरामीटर्स ठीक है, फिर आई विल गिव हर ओवुलेशन रिडक्शन फॉर 3 to 6 months, अगर डिपेंडिंग आल्सो ऑन द एज, अगर ये 35 से कम है। जी सर। अगर तो ओवुलेशन रिडक्शन उसकी 3 to 6 months तक साथ फॉलो करके फॉलिकल का साइज ठीक बन रहा है लेकिन कंसेप्शन नहीं हो रही, देन आई विल मूव ऑन टू IUI। IUI के हम नॉर्मली 3 एक साइकिल्स करते हैं, अगर 3 एक साइकिल्स में उसके फॉलिकल साइज सब कुछ ठीक है तो फिर हम उसको और वो कंसीव नहीं कर रही, देन वी मूव ऑन टू IVF और एक्स। और सर ये फर्टिलिटी सेंटर्स पाकिस्तान में हमीद लतीफ के अलावा कहाँ पे हैं। बेटा मेरा ख्याल है दे आर 20+ हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में डेफिनेटली हैं, उसके अलावा आपके इवन मुल्तान में है, उसके अलावा और कहाँ पे है, फैसलाबाद में भी एक सेंटर मुझे पता है जो चल रहा है, उसके अलावा इस तरह मेन सिटीज में तो सब सारे मेन सिटीज में बेटा है। ठीक है सर। सर चलो इनफर्टिलिटी में हम लोग IUI से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, उसमें ओवुलेशन इंडक्शन का कोई रोल तो नहीं होगा। तो जैसे हम लोग अपने सर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में जैसे हम लोग अपने सेटअप्स में भी जो है वो पेशेंट को हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन की 3 to 6 साइकिल्स दे देते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए डायरेक्ट IUI की तरफ ही जाएंगे ना, या फिर एज पे डिपेंड करता है बेटा, अगेन आपकी फीमेल की एज पे डिपेंड करता है। अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो पहले अगर उसने ट्रायल लिया हुआ है उसका ओवुलेशन इंडक्शन का, फिर देन यू कैन मूव ऑन टू IUI। अगर उसने ओवुलेशन इंडक्शन की कोई दवाई नहीं ली हुई तो पहले फिर ओवुलेशन इंडक्शन ले। पहले आपने 3 साइकिल्स ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन विद साइकिल ट्रैकिंग करनी है
ताकि आपको पता हो। अगर उसको ओवुलेशन रिएक्शन दे रहे हैं और उसके एग फॉलिकल ही नहीं बन रहा है, तो फिर देन ऑफ कोर्स यू मूव ऑन टू अदर थिंग्स। सर अगर FSH 40 है तब भी हम ICSI या IVF की तरफ ही जाएंगे? बेटा आप 40 के ऊपर आई डोंट थिंक सो एनी सेंटर वुड डू IVF और ICSI। तो फिर आपका मेनोपॉज के करीब करीब आ गया है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर दैट। तो सर वो फिर हम एडॉप्शन और उन चीजों की तरफ Yes. जाएंगे फिर? या एडॉप्शन या फिर उसके डोनर सरोगेसी। जी नहीं, सर। नॉट सरोगेसी इज डिफरेंट। सरोगेसी फर्क चीज होती है। सरोगेसी वो होती है जिसमें आपने हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म्स लिए और वो थर्ड फीमेल में डाल दी। जैसे फीमेल में कोई यूट्रस का इश्यू है, उसका कोई और प्रॉब्लम है जिसकी हो रहा है प्रॉब्लम, सरोगेसी में जो बच्चा डिलीवर होता है वो थर्ड जो पार्टनर है या जो पर्सन है उसमें से होता है। एंड बाय लॉ सरोगेसी के बाद जब वो डिलीवरी होती है तो वो डिलीवरी पाकिस्तान में तो खैर अलाउड नहीं है, बाहर भी उसको फिर वो अडॉप्ट करते हैं बच्चे को। स्पर्म और एग जो हैं वो पेरेंट्स के होते हैं, पर उसकी बच्चे की ग्रोथ जो किसी और मदर के यूट्रस में होती है और डिलीवर उसको वो मदर करती है। डू यू गेट माय पॉइंट? जी सर। जी सर। डोनर एग जो Yes. होता है, डोनर एग के अंदर हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं, थर्ड पर्सन के एग होता है और वो दोनों को फर्टिलाइज करके जो उसकी वाइफ है उसमें डाल दिए जाते हैं। तो उसमें जो डिलीवरी करता है वो अपना जिसके मतलब है कि वाइफ करती है। जी सर। गो इनसाइड द वाइफ, लेकिन जो एग्स आ रहा है वो थर्ड पार्टनर से आ रहा है। There's a जी difference सर। between the two. I hope कि मैं क्लियर कर दिया आपकी बात। जी थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ सर एक क्लियर। क्वेश्चन था कि अगर एक मेल HIV पॉजिटिव है, फीमेल जो है वो नेगेटिव है, तो इसमें फिर ऑप्शन हमारे पास क्या है? इसमें मैंने सिखा था कि जो है ना स्पर्म वॉश करके IUI कर दें या फिर डेज ऑफ ओवुलेशन में जो है एक सिंगल अनप्रोटेक्टेड जो है ना कोइटस करेंगे। तो उसने कहा था कितना रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है, वो 0.3% को बताया था, लेकिन वो फिर भी एग्री नहीं होती। मुझसे बार बार सारा कुछ पूछने के बाद मुझे कहती हार्ट की ड्रग्स बताओ, पेप्रोफाइलिसिस की ड्रग बताओ, ड्यूरेशन बताओ, डोजेज बताओ। ये उन्होंने 3 से 4 दफा बोलती रही है ये बात। देखो HIV वाला जो पेशेंट्स है, हस्बैंड अगर पॉजिटिव है उसमें यस वॉश आपने ठीक कहा कि IUI भी किया सकते हैं और फिर आगे उसका ICSI भी किया जा सकता है। उसका डायरेक्टली आगे जाके उसका ICSI की पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर वो आपके वो करके करें। लेकिन जिस तरह बेसिकली इसमें जो मेरे अपना अंदाजा है वो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वायरल लोड ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो। उससे भी हाँ उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद ट्रांसमिशन का। वो कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, कब तक ले रहा है, एंटीवायरल कब तक ले रहा है, उसके बाद फिर आगे जाके करना है, उसके बाद फिर वो आगे जाके थेरेपी ले रहा था और ड्यूरेशन नहीं पता बताया था। और उसके बाद एट द मोमेंट उसका वायरल लोड कितना है, उस वायरल लोड जब मिनिमम हो जाएगा फिर आप उसका वॉश का IUI कर सकते हो। अगर उसका वायरल लोड हायर साइड पे है फिर ऑफ कोर्स उसको आप इंतजार करोगे, अभी नहीं करोगे, या फिर आप उसका ICSI कर सकते हो, क्योंकि ICSI के अंदर आपकी ट्रांसमिशन ऑफ HIV नहीं होगी, क्योंकि उसमें दूसरा आपने उसका हेड लेके उसको आगे एग में डाला। सर ये वॉश्ड स्पर्म्स का क्या तरीकाकार है, ये किस तरह से मतलब करते हैं? जिस तरह बेटा IUI के लिए स्पर्म प्रिपेयर करते हैं उसमें इसके लिए स्पेशलाइज वॉश करने के बाद करते हैं जाके जितनी ये जो, क्योंकि देखो ना HIV जो होता है आपका ट्रांसमिट नॉट थ्रू द स्पर्म्स होता है, जो स्पर्म्स के साथ बाकी सारी चीजें आ रही हैं उसके साथ उसमें वायरस आता है, तो उसको फिर देंगे सारी वॉश और वी ट्राई कि जितना कंसंट्रेटेड आपके होंगे ये स्पर्म्स उसके चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV कम हो जाते हैं। लेकिन स्टिल दैट इज नॉट द आइडियल वे और द बेस्ट वे वो हो, लेकिन उनमें मेरा ख्याल है किया जा सकता है जिसका पेशेंट जो है वो कंप्लीटली उसका लोड जो है मिनिमाइज हो। और सर अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है हस्बैंड में HIV के साथ हेपेटाइटिस C, तो अगेन हम वॉश करके और ICSI कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कर सकते हैं, ICSI तो डेफिनेटली हो जाता है, IUI का भी हम करते हैं, लेकिन उसको फिर वॉश करके जितनी बाकी वही वायरस जहाँ से आ रहा है उसका लोड जितना कम कर सकते हैं वो करते हैं।
चलो बेटा, आई हैव टू गो, मुझे बार बार हॉस्पिटल से आई थिंक गिव मी अ कॉल, और फिर देन विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। ओके बेटा, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी नेक्स्ट वीक कोई एक कम से कम स्पेसिफिक टॉपिक जरूर कोई ना कोई सिलेक्ट करे, ताकि वी कैन टॉक अबाउट दैट। जनरल वाली जो बात है, इट डज वर्क वेरी वेल, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। ठीक है सर, इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हाफिज।